नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का MZT एजुकेशन 2.0 पर। दोस्तों ये हमारा नया चैनल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहूंगा, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पर डेली जीके का टेस्ट आने वाला है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। वीडियो अगर आप देखेंगे पूरा एंड तक तो आप इससे 100 से 150 क्वेश्चन तक बना सकते हैं। तो पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग को वीडियो एंड तक देखना है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे लिए भी कुछ करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये आप हमारे लिए कीजिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला सेट है, पहली वीडियो है इस टेस्ट की। इसकी क्विज़ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्विज़ मिलेगी आपको MZT एजुकेशन ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के MZT ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए, वहीं पर आपको इसकी क्विज़ भी मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं आप लोगों ने सुना होगा महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों औरंगाबाद में है। कहाँ पर? औरंगाबाद में। वैसे अजंता और एलोरा की जो गुफा है, इनके बीच में लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है, लेकिन तब भी ये औरंगाबाद में ही दोनों पड़ते हैं। क्लियर? एक एक करके जानेंगे। अजंता गुफा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप लोग समझिए। अजंता जो गुफा है दोस्तों, ये एलोरा से पुरानी गुफा है। लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ये बनाए जाने की इसमें कुछ प्रमाण मिले हुए हैं। एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अजंता की जो गुफा है, यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियाँ, चीज़ें, मंदिर वगैरह सब मिले हैं। ठीक है, लेकिन केवल बौद्ध धर्म से। अभी एलोरा के बारे में जब बताएंगे तब आपको बताएंगे बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म से मिले हैं। लेकिन अजंता की जो गुफा है, यहाँ से केवल बौद्ध धर्म के सबूत मिले थे। अजंता में लगभग 29 गुफाएं हैं। ठीक है, 29 गुफाओं का ये समूह है। बेसिकली दोस्तों गुफाओं की सीरीज हुआ करती थी। जैसे एलोरा है, एलोरा एक जगह है, वहाँ पर गुफाओं की कुछ सीरीज है, कई सारी गुफाएं हैं। ऐसे अजंता है, अजंता एक जगह का नाम है। उस जगह पर जो अजंता की गुफाएं हैं, वहाँ पर 29 गुफाएं हैं, और ये सभी 29 गुफाएं जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर? बिल्कुल। किसने बनवाया? तो इसे बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। अभी बात हो रही है अजंता की, तो बौद्ध भिक्षुओं ने इसे बनवाया था। ठीक है, अब देखिए, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है, विश्व धरोहर स्थल जिसे कहते हैं। कब? 1983 में। ये दोनों पॉइंट सिमिलर है। 1983 में ही एलोरा की गुफाओं को भी विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। चलिए अब बात करते हैं एलोरा की। एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही स्थित हैं, और इसको भी यूनेस्को द्वारा 1983 में 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ पर अंतर यह है कि एलोरा की गुफाओं में दोस्तों हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के मंदिर मिलते हैं, गुफा मंदिर मिलते हैं। टोटल 34 गुफाएं मिलती हैं। क्लियर? इसको किसने बनाया था? एलोरा की गुफाओं को दोस्तों बनवाया था राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड बताया जाता है 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में। ध्यान रखिएगा, वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व था, ये 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में है। ठीक है, ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर होता है। चलिए, आई होप आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं दोस्तों जातक कथाओं से संबंधित हैं। ठीक है, जातक कथाएं अजंता की गुफाओं से ही रिलेटेड हैं। अजंता गुफाएं के बारे में हमने बहुत कुछ बताया आपको। अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अब देखिए दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर से रिलेटेड हम लोग जानेंगे क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ पर? ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। पुरी जिले में कोणार्क नाम का एक स्थान है, वहाँ पर है कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। ये बनवाया कब गया था? 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनाया था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नरसिंह देव वर्मन जी ने इसका निर्माण कराया था, जो कि गंग वंश के शासक थे 13वीं शताब्दी में। ठीक है,
इसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। कब? 1984 में, 1984 में। क्लियर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, संसार की छत किसे कहते हैं? तो दोस्तों संसार की छत या दुनिया की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। आप लोग को अगर आंसर आता है तो फटाफट आप लोग आंसर करते रहा करो। जितने देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूं उतने टाइम में आप लोग आंसर कर दिया करो, ठीक है। पामीर के पठार को संसार की छत या दुनिया की छत कहा जाता है। पामीर का पठार है कहाँ पर? ये मध्य एशिया में फैला हुआ है दोस्तों। मध्य एशिया में पठार और पर्वतों की एक श्रृंखला है, ठीक है। अच्छा, पामीर के पठार को चाइना में एक और नाम से जाना जाता है। चाइना में इसे कोंगलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंगलिंग कहते हैं चाइना में इसे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किसने एक ग्रह होने में की स्थिति खो दी है? तो निम्न में से कौन सा ऐसा है जो ग्रह होने की स्थिति खो चुका है? बहुत ही सिंपल है। यम ग्रह आपने सुना होगा नाम, जिसे प्लूटो कहते हैं, ठीक है। यम ग्रह जो है ये ग्रह था पहले, फिर ग्रहों की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। कब हटाया गया ये भी पूछा जाता है। तो सन 2006 में हटाया गया था। यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब फिर से डिमांड हालांकि उठ रही थी 2017 में, लेकिन फिर एक बार मीटिंग हुई और एक बार वोटिंग की गई मीटिंग में। फिर वोटिंग के अनुसार कुछ मानक डिसाइड किए गए। वो मानक मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद कंपेयर करूँगा। तो फिर ये उस मानकों को खरा नहीं उतर रहा था, इस वजह से इसको हटा दिया गया, मतलब दोबारा से अप्रूव नहीं किया गया। 2006 में तो एक बार हटाया गया था, लेकिन 2017 में एक बार फिर डिमांड उठ रही थी, तो 2017 वाली डिमांड को रिजेक्ट किया गया इन्हीं 3 पॉइंट्स पर। कौन कौन? तो सबसे पहला पॉइंट था, सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो भी ग्रह होगा वो सौरमंडल का चक्कर लगाएगा, ठीक है। सौरमंडल यानी सौरमंडल में होगा और सूर्य का चक्कर लगाएगा। ओके, दूसरा ये कि उसका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी जो उस ग्रह की हो वो इतनी हो जिससे वो खुद का चक्कर लगाते लगाते वो गोलाकार हो जाए। एटलीस्ट लगभग गोलाकार तो हो ही जा सकता है, लेकिन यम ग्रह जो था, प्लूटो जो था, वो ऐसा नहीं था। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उसकी अपनी खुद की कक्षा हो, ठीक है, वो अपने ही ऑर्बिट में घूमे। यम ग्रह का क्या काम था? ये भाई साहब अपने ग्रह में न घूम के कभी कभी दूसरे की कक्षा में आ जाते थे, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक ग्रह का ये जो 3 क्राइटेरिया बनाया गया इसको फॉलो नहीं कर रहा था, इस वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल में क्या क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये ग्रह हो गया, इसे ग्रह कर लीजिएगा। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड जो इसे कहते हैं, ट्रांसलेटर ने इसे हाउस कर दिया, ग्रह समझकर। एस्टेरॉइड हो गए, धूमकेतु हो गए, ग्रह हो गए, ठीक है। ये तीनों तो होते हैं सौरमंडल के भाग। निहारिका जो होता है, नेबुला, नेबुला ये सौरमंडल का हिस्सा नहीं होता है। क्यों? नेबुला क्या होता है? नेबुला दोस्तों एक बहुत बड़ा एक स्पेस समझ लीजिए, एक ऐसा स्थान होता है, एक स्पेस होता है अंतरिक्ष में जिसमें बहुत सारी गैसें होती हैं। हाइड्रोजन, धूलकण, हीलियम और भी कई गैसें होती हैं, प्लाज्मा वगैरह। तो उन्हीं बड़े उस चीज़ को या बादलों के कह सकते हैं हम लोग, एक समूह को नेबुला कहा जाता है, ठीक है। तो वो ना तो वो ठोस होता है क्योंकि वो ग्रह होता नहीं है, ना वो धूमकेतु होता है, ना क्षुद्र ग्रह होता है, इस वजह से उसे सौरमंडल का हिस्सा नहीं माना जाता है। अगला है, निम्न में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 1773 में इसके अनुसार कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ठीक है, 1773 में। उसके बाद 1 साल बाद सम्राट जॉर्ज द्वितीय आए और उन्होंने 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? क्या आप लोग बता सकते हैं? कमेंट करके बताइए जल्दी से। नेक्स्ट, संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची किस देश की देन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के संविधान में कौन से देश से क्या चीज़ लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस पर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर दूंगा। तो आपको बताना है समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में। बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया लगाया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है।
और भारत के जो संघ हैं और जो राज्य हैं, इन दोनों सरकारों के बीच में क्या क्या चीज़ें, शासन प्रणाली में दोनों में अंतर क्या होगा, ये सब चीज़ें ली गई हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, अब देखिए सोवियत संघ भी दिख रहा है। सोवियत संघ, पहले सोवियत संघ हुआ करता था, बाद में 1991 में तो कई देशों में ये टूट गया, तो रसिया वगैरह सब अलग हो गए, लेकिन पहले सोवियत संघ कहलाता था। तो सोवियत संघ से लिया गया मौलिक कर्तव्य 51A में है। ठीक है, 51A में संविधान के अनुच्छेद में तो मौलिक कर्तव्य लिए गए सोवियत संघ रूस से। इटली से कुछ नहीं लिया गया, इटली की जगह ब्रिटेन में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ब्रिटेन से लगभग समझ लीजिए मेन चीज़ सब ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली हो गई, मंत्रिमंडल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? कनाडा की संविधान से दोस्तों राज्यपाल की नियुक्तियां हो गई, या फिर जो संघात्मक विशेषता है इसको लिया गया है कनाडा की संविधान से। ठीक है, अमेरिका से भी लिया गया है, यूएसए से भी याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, नियुक्ति, ये सब वगैरह। ठीक है, इस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर क्या है, ये डेली जीके टेस्ट है, तो आपका एक रिवीजन पर्पज से मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी मिल सके और आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सको रिवीजन टाइम में। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ये इम्पोर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया इस दिन, और इसी वजह से 26 नवंबर को दोस्तों कानून दिवस या विधि निर्माण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी को लागू हुआ 1950 में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जी जो थे, यही सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। ठीक है, 1967-68 में ही। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। दादा भाई नौरोजी जी ने ही पहली भारतीय आय की गणना की थी, 1867-68 में ही की थी। उस टाइम इन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब यही हुआ दोस्तों कि ना हम कहीं से आयात करेंगे, ना ही हम कहीं से निर्यात करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। अभी भारत में बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, ओपन है। ठीक है, क्यों ओपन है? हम किसी देश से व्यापार कर सकते हैं, आयात भी कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बेच भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था, पहले जब भारत आज़ाद हुआ तब हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था थी। हुआ क्या था उस टाइम पर कि हम लोगों ने सोचा कि 300-400 वर्षों तक हम लोग गुलाम इसी वजह से रहे कि वो लोग, अंग्रेज़ लोग व्यापार करके आए, कहे कि आयात निर्यात करेंगे, उसके बाद हम लोग को गुलाम बना दिए। 300-400 सालों तक हम लोग गुलाम रहे। इसके बाद हम लोग अब ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग खुद का ही सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या, धीरे धीरे भारत गरीब होता चला गया। 1991-92 में ऐसी स्थिति आ गई थी कि हम लोग के पास अनाज नहीं बचे थे कुछ ही दिन के लिए। तो ये तो अच्छा हो मनमोहन सिंह जी का, 1991-92 में उन्होंने LPG लाया। LPG, लोकलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपिक है, इसको भी बताना चाहिए, कभी बताऊंगा डिटेल में। LPG, मनमोहन सिंह जी उस टाइम पर वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के समय पर आया, और उसके बाद से जादू सा हो गया और भारत एक बार फिर से पटरी पर आ गया, और आज स्थिति आप देख रहे हैं, भारत दुनिया के ताकतवर देशों में एक शामिल है। अगला, भारत में तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह अगर आप सॉल्व करते होंगे तो ये क्वेश्चन मिल रहा होगा कि तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है। बहुत ही ईजी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद कभी भी नहीं भूलोगे आप, बहुत ही आसान ट्रिक। देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र अगर कोई भी चीज़ है वो अगर ज़मीन से या फिर जल से जुड़ी हुई है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा चीज़ मिलता है, ऐसा टॉपिक मिलता है, ऐसा वर्ड मिलता है जो ज़मीन से या जल से जुड़ा हुआ है, तो समझ जाइएगा वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोई ऐसा वर्ड है जो आपको निर्माण या विनिर्माण से जुड़ा हुआ मिलता है तो वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, निर्माण और विनिर्माण अगर मिलता है।
और इसके बाद कोई भी ऐसा चीज़ मिलता है, कोई भी ऐसा वर्ड आपको मिलता है क्वेश्चन में जहाँ पर वो किसी सर्विस से, किसी सेवा से संबंधित है, चाहे वो बैंकिंग सर्विस हो गई या फिर व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, कम्युनिकेशन सर्विस हो गई, तो वो सब तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब आप लोग फिर से समझो, जमीन या जल से जुड़ा हुआ हो तो प्राथमिक क्षेत्र, निर्माण विनिर्माण हो तो फिर द्वितीयक क्षेत्र, बाकी चीज़ें आप लोग तृतीयक क्षेत्र में डाल दीजिएगा जो सेवा से संबंधित हो। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन। तृतीयक क्षेत्र पूछा है, सम्मिलित है कौन से? व्यापार और परिवहन बिल्कुल सम्मिलित है तृतीयक क्षेत्र, मैंने बताया सेवा है। वित्त एवं वास्तविक या स्थावर संपदा, ये फाइनेंस, रियल एस्टेट, ये भी इससे संबंधित है। मैंने ये भी बताया आपको कि कोई भी सेवा हो, चाहे वित्त हो, बैंकिंग हो, कोई भी चीज़ें हो, वो इससे संबंधित होगा। वानिकी और मात्स्यिकी, अब देखिए वानिकी यानी कि वनों को लगाना और मात्स्यिकी यानी मछली पालन, ठीक है, मत्स्य पालन, ये जल और ज़मीन से जुड़ी हुई मिली कि नहीं? तो जल और ज़मीन से जो चीज़ें जुड़ी मिली वो आप लोग प्राथमिक क्षेत्र में बताएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं पहला और दूसरा अगर छोड़ दिया जाए तो तीसरा ऑप्शन गलत होगा आपका। तो पहला और दूसरा किस में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन अगर आपने लगाया बिल्कुल करेक्ट लगाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और पा जाएंगे फिर कभी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं भूलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन इस टाइप का। दोस्तों देखिए कि यहाँ पर एक टाइम की लिमिट है, मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि जो भी ऐसा टॉपिक मिलता है जिस पर लगेगा कि हाँ और अच्छे से बताना चाहिए, उस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो उस पर वीडियो भी बनेगी, आपके पास वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है हमारा, आपको वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को। अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तभी दोस्तों थोड़ा सा मन बनता है, थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से बताने का, समझाने का। चलिए अगला देखते हैं। टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? तो सिंपली समझ लीजिए, इसे मॉडेम कहते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जो लोग इंजीनियरिंग किए होंगे वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। होता क्या है, हम कोई वॉइस सर्च देते हैं, वॉइस कमांड देते हैं, उसके बाद वो वॉइस सिग्नल जो होता है वो माइक के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होता है, फिर मोबाइल उसे एम्पलीफाई करता है, फिर टावर के माध्यम से, बीएससी के माध्यम से वो ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन के, फिर यही सेम डीमॉड्यूलेशन प्रॉब्लम वहाँ पर प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पर मॉड्यूलेशन हुआ, ट्रांसमिट हुआ, वहाँ से डीमॉड्यूलेशन होकर दोबारा से आता है, जो रिसीवर होता है उसके पास पहुंचता है, वहाँ पर डिमॉड्यूलेशन किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में चेंज करके उस व्यक्ति की कानों तक पहुंचाया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर मॉड्यूलेशन हुआ, यहाँ पर डिमॉड्यूलेशन हुआ, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मॉडेम। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड जो होता है इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट करने में, माउस जो होता है इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट करने में, लेकिन मॉनिटर जो होता है इस पर हम लोग रिजल्ट्स देखते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमें बाहर निकलते हुए मिले उसे हम लोग आउटपुट कहेंगे। जो चीज़ें जब हम लोग इंटर करें किसी कंप्यूटर में, किसी सीपीयू में, तो वो इनपुट डिवाइस होगी। ठीक है, जिस डिवाइस से अगर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों को समूह को क्या कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसे कहते हैं एल्गोरिदम। कोई भी प्रोग्रामिंग होती है, कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है तो पहले एल्गोरिदम तैयार किया जाता है, एक खाका तैयार किया जाता है, तो उसी खाके के अनुसार प्रोग्रामिंग की जाती है। खाके में होता क्या है, उस एल्गोरिदम में होता यह है कि सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से बताया जाता है कि हमें इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो उसी हिसाब से कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। तो यही पूछा गया है कि चरणबद्ध तरीके से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं? तो वो एल्गोरिदम होता है। ठीक है, अगला, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है, कौन सा ग्लास हो सकता है, कौन सा मिरर हो सकता है? तो कमेंट कीजिए, बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं आप पर छोड़ देता हूँ। फिर से देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं, लेकिन प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण है ये आपको बताना है। अगला, यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन है, प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल कर ले जाएंगे।
एक m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन है, प्रकाश के वेग से गति कर रहा है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, m जो होता है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। m यानी द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान जो होता है वो यहाँ पर भी वही रहेगा, वही द्रव्यमान अगर वो चंद्रमा पर चला जाए तब भी वही रहेगा, लेकिन भार में अंतर आ जाता है। भार आपका यहाँ पर वेट कुछ और है, आप अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे वहाँ पर कुछ और होगा, भूमध्य रेखा पर जाएंगे वहाँ पर कुछ और होगा। तो ये डिपेंड करता है जी के मान पर, ठीक है। भार जो होता है वो m इंटू जी होता है। तो जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, समझ रहे हैं आप लोग, ये जी के मान पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी वही कहा गया है, ये प्रकाश के वेग से जा रहा है, कोई मतलब नहीं, प्रकाश के वेग से जाए चाहे धीरे धीरे जाए, द्रव्यमान तो भाई उतना ही रहेगा। तो ये द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। असीमित हो ही नहीं सकता है द्रव्यमान, असीमित का क्या मतलब हुआ, शून्य तो हो ही नहीं सकता है, द्रव्यमान शून्य कैसे हो जाएगा, ठीक है। कोई भी वस्तु है कुछ ना कुछ तो भार रखेगी अपना। अधिक परंतु सीमित, मोर लिमिटेड, ये भी कोई मतलब नहीं हुआ। तो अपरिवर्तित समझिए कि द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बर्फ की गुप्त ऊष्मा। ये वन लाइनर बहुत ईजी है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए कितना होता है। 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है, क्या कहते हैं उसे। ऐसा जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है, तो देखिए दोस्तों, इसको हार्ड वाटर कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं, भारी जल कहते हैं, ठीक है। भारी जल एक होता है मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। मृदु जल ऐसे होते हैं जो साबुन लगाने पर झाग बहुत अच्छा बनाते हैं। भारी जल जो होते हैं वो झाग अच्छा नहीं बनाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है। क्रॉम्पटन प्रभाव, सबसे पहले तो समझिए क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। तो होता क्या है कि जब फोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जब टकराते हैं तो टकराएंगे तो फिर प्रकीर्णन होगा, टकराएंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलेगी। तो जब वो ऊर्जा निकलती है तो वो डिपेंड करता है कि जितनी भी ऊर्जा निकलती है संघट्ट के बाद यानी टक्कर के बाद जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा कुल संवेग के मान के बराबर रहता है। तो यही कहलाता है क्रॉम्पटन इफेक्ट। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के टक्कर के बाद यानी संघट्ट के बाद जो कुल ऊर्जा होती है और जो कुल संवेग होता है उसका मान समान रहता है। यही कहता है क्रॉम्पटन प्रभाव, और ये होता है एक्स किरणों में, ठीक है, एक्स रेज में। नेक्स्ट, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान दोस्तों होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये तो हो गया MKS पद्धति में, क्योंकि किलोग्राम मैंने आपको बताया। CGS पद्धति में ग्राम हम बताएंगे। तो ग्राम के लिए यहाँ पर -27 है, इसको पावर 10 से पावर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24 हो जाएगा इसकी पावर, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। तो -24 होगा ऑप्शन में, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा सभी में, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम जो है यही है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन जो होता है दोस्तों ये 1836 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों कोई भी परमाणु होता है, कोई भी परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी के चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नाभिक में कौन कौन होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको केमिस्ट्री की वीडियो दी हुई थी आवर्त सारणी की, आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ मैंने कवरअप किया था। 1.2 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं। नेक्स्ट, ECG का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए होता है। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, किसके लिए होता है। ये दोस्तों हृदय की कमजोरी चेक करता है, ठीक है, कार्डियोलॉजी से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। दूषित जल के सेवन से, अब देखिए मलेरिया तो होगा नहीं, मच्छर के कारण होता है, फ्लू भी नहीं होता है, तपेदिक भी नहीं होता, बुखार भी नहीं होता। दूषित जल से दोस्तों होता है कॉलरा, हैजा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, शहद का प्रमुख घटक क्या है। शहद का प्रमुख घटक दोस्तों होता है फ्रक्टोज। ये अलग टॉपिक है, इस पर भी आपको वीडियो देनी चाहिए, कोशिश करूंगा, समय निकालूंगा आपके लिए वीडियो देने की। अगला,
वर्ष 2020 के किस टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में मिश्रित युगल की प्रतियोगिता नहीं आयोजित की गई? अब ये देखिए आ गया क्वेश्चन करंट अफेयर का। इस सेट में दोस्तों मैंने आपको हर एक टॉपिक कवर अप कराया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ यहाँ पर कवर अप हुआ है, करंट अफेयर भी। तो आपको बताना है कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इस बार हुआ जिसमें मिक्स डबल्स हुआ ही नहीं। तो दोस्तों यूएस ओपन पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, उसमें मैंने आपको बताया था इस बार मिक्स डबल्स का हुआ ही नहीं प्रतियोगिता इवेंट, ठीक है। यूएस ओपन में मेन सिंगल और वीमेन सिंगल रिवाइज कर लीजिए। मेन सिंगल को डोमिनिक थियम ने जीता है, वीमेन सिंगल को नाओमी ओसाका ने जीता है। अगला, हाल ही में किसने रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक बुक लिखी? तो अभी हाल ही में ये पुस्तक लिखी है दोस्तों यतीश यादव ने। किसने? यतीश यादव जी ने। नेक्स्ट, मरियप्पन थंगावेलु को किस खेल के लिए 2020 का खेल रत्न अवार्ड दिया गया? मरियप्पन थंगावेलु, आपको याद होगा दोस्तों इस बार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पर भी वीडियो मैंने आपको दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं सर्च करके। 5 खिलाड़ियों को इस बार पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक साथ दिया गया। मरियप्पन थंगावेलु उसमें से एक थे, पैरा एथलीट हैं जो कि। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन दिया जाता है, यानी 29 अगस्त के दिन, जब मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है, ठीक है। तो 29 अगस्त को इस बार भी दिया गया। इस बार पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी भी की गई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वाली वीडियो में, आप लोग देखिएगा जरूर। नेक्स्ट, ग्रेग एल सेमेंजा को किस क्षेत्र में 2019 का नोबेल प्राइज़ मिला? तो नोबेल पुरस्कार 2019 में ग्रेग एल सेमेंजा को मिला था दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में। कहाँ पर? चिकित्सा, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया गया था नोबेल प्राइज़। अच्छा, इस बार की भी नोबेल प्राइज़ अब दिया जाना है, समय आ गया है। 10 दिसंबर को दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, जब अल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि होती है तब। और इस बार दोस्तों नोबेल प्राइज़ की पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी गई है, $11 लाख अब दिया जाएगा, ठीक है। अब इसे भी याद रखना आपको। नेक्स्ट, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ओणम त्यौहार बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है दक्षिण भारत का, ये केरल में मुख्यतः मनाया जाता है ओणम, ठीक है। नेक्स्ट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ईजी है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार में ये स्थित है, अंडमान निकोबार महाद्वीप में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों 30 क्वेश्चन का टॉप 30 क्वेश्चन था ये डेली जीके टेस्ट का पहला सेट। कैसी लगी है आपको वीडियो? कमेंट करिए, हमें बताइए। वीडियो को शेयर करने का वादा कीजिए हमसे और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल पर अगर नए आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ये नया चैनल है, आप ही लोग के लिए बनाया गया है, इस पर यही सीरीज चलाई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।